चलिए बैठ जाइए जल्दी। बैठ जाइए जल्दी बैठिए। अरे ब्लॉक काहे कर रहे हैं? बैठ जाइए। बैठ गए? तो अपवाह तंत्र चल रहा है। अपवाह तंत्र यानी नदी चल रहा है, नदियन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, 10 क्वेश्चन कल हो पाया था ना। नदी महत्वपूर्ण है। आ जाइए। दस नंबर छूट कैसे गया? 10 नंबर छूटने का क्या सवाल है? छूट काहे जाएगा? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? महानदी बताए थे ना जी, सब चीज बताए थे। महानदी होगा उत्तर। ठीक है चलिए। केमिस्ट्री का क्लास जो है, बायोलॉजी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। जहां तक बिट्टू सर से बात हुआ है, बायोलॉजी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इस रविवार जाते जाते बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री ही शुरू होगा। ठीक है, केमिस्ट्री शुरू होगा। और केमिस्ट्री में जो है, देखिए केमिस्ट्री में ऐसे तो 12-13 चैप्टर है, लेकिन मूल तौर पर 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से प्रश्न आता है, मेटल और नॉन मेटल। यही 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है, समझ गए? तो केमिस्ट्री जो है आपको, बायोलॉजी खत्म होने के बाद केमिस्ट्री आ जाएगा। बायोलॉजी खत्म होने के ठीक बाद केमिस्ट्री आ जाएगा। और जो 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे पहले उसको करवाने का काम किया जाएगा, समझ गए? यानी मेटल और नॉन मेटल। प्रश्न यहीं से आता है, तो जहां से प्रश्न आता है पहले उसको करेंगे, बाद में टाइम बचेगा तो आगे देखेंगे, नहीं तो जो है छोड़ दिया जाएगा। यानी जो महत्वपूर्ण है उतना करवा दिया जाएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री होगा, ठीक है। और जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो इकोनॉमिक्स के विषय में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स से ऐसे भी 2-3 प्रश्न आता है, कभी काल जो है वो पता चलता है, कभी काल पता नहीं हो चलता है। तो जहां से प्रश्न पता चलने और नहीं चलने दोनों की स्थिति हो, उसको स्किप करके ही चलने में ज़्यादा भलाई है। बाद बाकी इधर जो हर चीज़ पढ़ाया गया है, मैथ आपका हो रहा है, जीएस लगभग संपूर्ण आपका हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है करंट भी हम आपको करवा देंगे। करंट हम आपको करवा देंगे, समझ गए? तो ये चीज़ है, जितना आपको करवाया जा रहा है उतना आपके लिए सफिशियंट है, उतना आप कीजिए। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को होमवर्क के थ्रू जो हम करवाए हैं, उसको आशा करते हैं आप कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो है 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी आपके पास 15 दिन और टाइम है। तो जो आपके पास 15 दिन का समय है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का जो होमवर्क सीरीज हम टेलीग्राम पर चलवाए हैं, उसका जो लिंक दिए हैं, उसका लिंक संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। आप उसको एक बार और कर लीजिएगा, वो चीज आपको बहुत फायदा करेगा। आप अभी उसमें हिंदी का भी करवाया गया है, पता है ना, हिंदी भी हुआ है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाइएगा, जब परीक्षा दे करके आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था। जो भी करवा रहे हैं सब चीज आपके लिए जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है। देखिए कल जब हम डेली टेस्ट ले रहे थे, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बात किए थे कल डेली टेस्ट में। देखिए आप कैसे भी हैं पढ़ने में, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर परीक्षा पास कर जाइएगा। आप कितनों भी विद्वान है पढ़ने में, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, समझ गए? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है परीक्षा पास करने के लिए। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो आप मेहनत कीजिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और हमेशा इस एटीट्यूड के साथ रहिए कि हम कर सकते हैं,
हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं। इस एटीट्यूड के साथ जो है आपको रहना चाहिए, तभी जाकर के जो है आपका परीक्षा निकल पाएगा, नहीं तो आपका परीक्षा नहीं निकल पाएगा। समझ गए? तो आ जाइए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है? आगे आ जाइए। 10 नंबर तो बता ही दिए थे, 11 नंबर। 11 नंबर है छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए जो छिपरा नदी है यह चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल। चंबल की सहायक नदी है। और चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो छिपरा किसकी सहायक नदी है? चंबल। छिपरा किसकी सहायक नदी है? चंबल। और छिपरा नदी के तट पर ही उज्जैन नामक शहर बसा हुआ है। उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है। उज्जैन जो है आपको छिपरा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तो जो उज्जैन नामक शहर है कौन नदी के तट पर बसा हुआ है? कौन नदी के तट पर? छिपरा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए भारत में मुख्य तौर पर ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, लेकिन मुख्य तौर पर भारत की 3 प्रमुख नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर, ये तीनों ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आप याद रखिएगा, भारत की 3 वो कौन सी प्रमुख नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नर्मदा। आगे, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपको गोदावरी है। कौन है? गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। वही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है, 1400 किलोमीटर। और इसके बाद जो है आपको नर्मदा है 1312 किलोमीटर, और फिर कावेरी है 815 किलोमीटर। 815 किलोमीटर। कुछ स्रोत में 800 किलोमीटर भी मिलेगा, कुछ स्रोत में नहीं, सॉरी कावेरी 800 होगा, सॉरी कावेरी 800 होगा, सॉरी कावेरी 800 होगा, सॉरी कावेरी 800 होगा, 800 होगा। तो आप लंबाई के आधार पर देख सकते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? आपको गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। और गोदावरी नदी जो है, आप सब नदी का उद्गम स्थल जान लीजिए। नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है। कल भी हम आपको चर्चा किए थे, आज भी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। कल भी हम आपको बताए थे नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। समझ गए? तो गोदावरी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और इसके बाद नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? और देखिए जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ये अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है, और जो नर्मदा और ताप्ती है ये अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपने उद्गम से किधर बहती है? हाँ, पूरब। और नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती पश्चिम। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है आपको सुंदरवन डेल्टा। पश्चिम बंगाल राज्य में है। कौन राज्य में? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? यह तीसरा बार ही क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मानस किस नदी की उपनदी है? यानी यह पूछा जा रहा है मानस किसकी सहायक नदी है? मानस की अगर हम बात करें तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र।
मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर नदी आपको झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, और जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, उसी छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी सबसे पहले झारखंड में बहती है। झारखंड में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल में जाकर के यह हुगली नदी से मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में जाकर यह हुगली नदी से मिल जाती है, अर्थात इसका संगम या मुहाना हुगली नदी है। और साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, और दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। जो दामोदर नदी है वह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। और दामोदर नदी के जल स्तर में जब वृद्धि होती है तो इससे पश्चिम बंगाल राज्य में भारी जानमाल की क्षति होती है, जिस वजह से पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी पर ही स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ है, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ज्योग्राफी का जो नोट आपको दिया गया है उसमें इस सब बात का विवरण है। सब बात का विवरण है। क्लियर है ये बात? चलिए तो बता दीजिए दामोदर कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार। दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार कहां है? हाय, कहां है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहां है? इसके बाद छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? और देखिए, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन के लिए जाना जाता। क्लियर है ये बात? दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी? किसकी सहायक नदी है? और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन नदी पर बनाए? दामोदर नदी। और दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण 1948 में हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ है? 1948। इसके बाद जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? जैविक मरुस्थल, जैविक मरुस्थल, जैविक मरुस्थल। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक तो सीधा बात आप ये जानिए कि दो नदियों का जो संगम होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। दो नदियों का जो संगम होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। दो नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? दो नदियों के संगम को प्रयाग। दो नदियों के संगम को, दो नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। अब देखिए, आपको एक है विष्णु प्रयाग, एक है नंद प्रयाग।
एक है कर्ण प्रयाग, एक है रुद्र प्रयाग और एक है देव प्रयाग। देव प्रयाग, देव प्रयाग। देखिए इस सब विष्णु प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो, देव प्रयाग हो, ये सब है उत्तराखंड में। सब कहां है? उत्तराखंड में। सब कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। अब समझिएगा, एक तरफ अलकनंदा नदी है, अलकनंदा, एक तरफ हर जगह अलकनंदा नदी है, अलकनंदा, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। देखिए जब अलकनंदा नदी से धौली गंगा मिलती है, तो धौली गंगा नदी जहां मिलती है अलकनंदा से, उसे रुद्र प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग। धौली गंगा नदी अलकनंदा से जहां मिलती है वह विष्णु प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी जहां मिलती है उसे नंद प्रयाग, और अलकनंदा नदी से पिंडार नदी जहां मिलती है उसे कर्ण प्रयाग। अलकनंदा नदी से पिंडार नदी जहां मिलती है उसे कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी जहां मिलती है उसे रुद्र प्रयाग, उसे रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी जहां मिलती है, अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी जहां मिलती है उसे देव प्रयाग, उसे देव प्रयाग। तो एक तो पहली बात हमने आपको बताया, दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। दो नदियों के संगम को क्या कहते हैं? दो नदियों के संगम को क्या कहते हैं? प्रयाग। अलकनंदा से धौली गंगा कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी कहां मिलती है? नंद प्रयाग। अलकनंदा से पिंडार कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी कहां मिलती है? रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा से भागीरथी कहां मिलती है? देव प्रयाग। कहां मिलती है? देव प्रयाग। समझ गए? तो ये बात है, आप इसको निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ये प्रयाग से संबंधित प्रश्न आपसे निश्चित तौर पर जो है परीक्षा में भी पूछा जाता है। समझ गए? कभी रुद्र प्रयाग पूछेगा, कभी देव प्रयाग पूछेगा। समझ गए? तो ये बात है, इसको हम मानचित्र पर भी दिखला देते हैं, बतला देते हैं। लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर आप हमको बतला दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मंदाकिनी ना, मंदाकिनी। देखिए अब मानचित्र पर आइए। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के संतोपत हिमानी से निकलती है, संतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा नदी से भागीरथी मिलती है देव प्रयाग में, मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में, फिर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, और पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग में। पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग में। और ये सब प्रयाग है उत्तराखंड में। सब प्रयाग कहां है? उत्तराखंड में। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? आगे आ जाइए, याद करवा ना दिए, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, अकरावती, इंद्रावती, अमरावती। इसमें जो कावेरी की सहायक नदी नहीं है वह है इंद्रावती। इसमें जो कावेरी की सहायक नदी नहीं है वह कौन है? इंद्रावती। इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि जो इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी है। बल्कि जो इंद्रावती है वह किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तबा होगा, तभी हमने दिए थे, तबा होगा। तबा, तबा सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तबा नर्मदा की सहायक नदी है। जो तबा है नर्मदा की सहायक नदी है। और संग तबा, बंजर, हिरन, शेर, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। वहीं अगर बात सिंधु की करे तो सिंधु की सहायक नदियों में पंचनद का जिक्र आता है। सिंधु की सहायक नदियों में पंचनद का जिक्र आता है। और सिंधु की सहायक नदियों में जो पंचनद का जिक्र आता है
उस पंचनद के अंतर्गत चिनाब नदी, झेलम नदी, राबी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, ये सब पंचनद के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं। चिनाब, झेलम, राबी, ब्यास, सतलज, और ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु की इन सहायक नदियों में जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह चिनाव नदी है। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह कौन है? चिनाव नदी। वहीं सिंधु की सहायक नदियों में एक नदी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बहती है, वह है आपको ब्यास। आपसे पूछा जाता है सिंधु की सहायक नदियों में कौन ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है, तो आंसर हो जाएगा ब्यास। तो यहां पर 2-3 बात हमने आपको बताया है, फटाफट जवाब दीजिए। सिंधु की सहायक नदियों में जो पंचनद आता है, पंचनद के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती? ये सब सिंधु की सहायक नदी है। आगे, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की सहायक नदियों में कौन ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है? कौन है? सिंधु की सहायक नदियों में कौन ऐसी नदी है जो भारत में बहती है? कौन है? क्लियर है ये बात? चलिए, अब इसके अलावे सिंधु की जो ये तमाम सहायक नदियां हैं, ये सभी नदियों की संयुक्त धारा, चिनाब, झेलम, राबी, ब्यास, सतलज, इन सभी नदियों की संयुक्त धारा सिंधु से जाकर पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप मिलती है। इन पांचों नदियों की संयुक्त धारा सिंधु से जाकर पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती है। तो ये जो पांचों नदियां हैं, इन पांचों नदियों की संयुक्त धारा सिंधु से जाकर पाकिस्तान में कौन स्थान पर मिलती है? मिठानकोट। हाँ, कहां? मिठानकोट। समझ गए? इसके बाद सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के जल, सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ है, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। सिंधु नदी जल समझौता या सिंधु नदी समझौता कहा जाता है, और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। और इस समझौता में मध्यस्थता किया था विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता किया था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग को लेकर समझौता हुआ था, और यह समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, विश्व बैंक की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच। इस समझौता के तहत सिंधु और उसकी सहायक नदियों में जो सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, इन नदियों के जल के उपयोग के अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। राबी, ब्यास, सतलज नदियों के जल के उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया। राबी, ब्यास, सतलज नदी के जल के उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया, और सिंधु, चिनाब, झेलम नदी के जल के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। और साथ ही साथ आपको जो सिंधु नदी है, पाकिस्तान में जो हरियाली देखने को मिलती है वह सिंधु नदी के कारण देखने को मिलती है, जिस वजह से सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आ जाइए, ये भी बात याद कर लेते हैं। सिंधु नदी जल समझौता कब हुए हैं? 1900। सिंधु नदी जल समझौता कब हुए हैं? किस दो देश के बीच? भारत और
पाकिस्तान के बीच। किसकी मध्यस्थता में? विश्व बैंक की मध्यस्थता में। किसकी मध्यस्थता में? किसकी मध्यस्थता में? किसकी मध्यस्थता में? और इस समझौता के तहत कौन से 3 नदी के जल के उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया और भारत को? पाकिस्तान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? पाकिस्तान की जीवन रेखा। क्लियर? आगे बढ़ना जाए। सब चीज नोट में लिखा हुआ। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलिए तो मम्मी कसम कौन कौन नोट पढ़े हैं ज्योग्राफी का? पूरा हाथ खड़ा किया। चलिए, ये तो अच्छा पढ़ती है, इसका मतलब है आप लोग पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो कब? परीक्षा के बाद पढ़िएगा कि नानी गांव जाइएगा तब पढ़िएगा? एकदम नालायक निकम्मा सब है। जो नहीं पढ़ा है उसको बोल रहे हैं, ठीक है? जो नहीं पढ़ा वो नालायक निकम्मा है, बंदर है, और कुछ बोले। आगे आ जाइए। अब भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के अंतर्गत गौमुख हिमानी से निकलती है। तो आंसर हो जाएगा गौमुख हिमानी। गौमुख हिमानी। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गंडक नदी को नेपाल में 2 नाम से जाना जाता है, सालीग्रामी और नारायणी। सालीग्रामी और नारायणी, इन दोनों नामों से गंडक नदी को जाना जाता है। ऑप्शन में जो है उसको टिक कर लीजिए, नारायणी। जो गंडक नदी है, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। जो गंडक नदी है यह नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है। जैसे आप समझिएगा, जैसे 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 भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जब संगम होता है तो दोनों की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। वैसे नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियों में एक नदी है काली नदी और एक नदी है त्रिशूली नदी। काली नदी और त्रिशूली नदी के संगम के आपस में मिलने से जो नई नदी निकलती है उसी को गंडक कहते हैं। मतलब त्रिशूली और काली नदी की संयुक्त धारा को ही गंडक कहा जाता है। और गंडक नदी नेपाल में बहने के बाद भारत में बहती है। और गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी को नारायणी नदी तथा सालीग्रामी नदी कहा जाता है। गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई कार्य होता है और गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति होती है। आंसर क्लियर? नीचे से एक लाइन लिखिएगा, ये आपके नोट में भी ना है। त्रिशूली और काली नदियों के त्रिशूली और काली नदियों के त्रिशूली और काली नदियों के संगम से गंडक नदी की उत्पत्ति गंडक नदी की उत्पत्ति होती है चलिए आगे आ जाइए। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर। आगे, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी सीमा बनाती है। कौन नदी? काली नदी।
भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी? काली। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। क्या नाम है? लड़की खड़ा हो। मरकट द्वीप। मरकट द्वीप किसे कहा जाता है? मरकट द्वीप। किस द्वीप का नाम मरकट द्वीप? क्या भूल गए? कल परसों में हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बैठ जाइए। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। देखिए यमुना नदी जो है उत्तराखंड के बंदर पूछ के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदर पूछ के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदर पूछ के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा में आकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है। इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है। यमुना नदी दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है और दिल्ली में इसे खुला नाला भी कहा जाता है। खुला नाला प्रदूषित होने के कारण इसे खुला नाला कहा जाता है। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर ही है। आगरा यमुना नदी के तट पर ही है। इटावा यमुना नदी के तट पर है। औरैया यमुना नदी के तट पर है। ये तमाम प्रमुख शहर है जो यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर है। तो याद रखिएगा आप ये सब बात समझ गए। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। यमुना कहां से निकलती है? हाँ, बंदर पूछ के यमुनोत्री हिमान। उत्तराखंड के बंदर पूछ के यमुनोत्री हिमान। यमुना नदी कहां से निकलती है? गंगा में आकर कहां मिलती है? प्रयागराज। यमुना गंगा में आकर कहां मिलती है? कहां मिलती है? और यमुना की लंबाई है 1326 किलोमीटर। यमुना की लंबाई क्लियर है ये बात? चलिए अब इसके बाद जो है दिल्ली, आगरा, औरैया, इटावा ये सब शहर कौन नदी के तट पर? क्लियर। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए। तिब्बत का मानसरोवर झील का राकस ताल झील। तिब्बत का मानसरोवर झील का राकस ताल सतलज नदी का उद्गम स्थल। तिब्बत के मानसरोवर झील का। और यह भारत में प्रवेश कौन दर्रा से करती है? और यह नदी भारत में मुख्यतः दो राज्य से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और सतलज नदी मुख्यतः भारत में कितने राज्यों से? कौन कौन? हिमाचल प्रदेश और कौन दर्रा से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा कौन राज्य में? हिमाचल प्रदेश। कौन राज्य में? लिपुलेख दर्रा कौन? माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला सब उत्तराखंड में। कहां है? नाथुला सिक्किम, नाथुला जेलेपला जोजिला जम्मू कश्मीर। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? यानी गहरा गहरा खड्डा कौन सी नदी बनाती है? तो गहरा गहरा खड्डा जो है चंबल नदी बनाती है। कौन बनाती है? चंबल नदी। तो किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? चंबल। बेतवा नदी निकलती है विंध्याचल पहाड़ी से। कहां से निकलती है? बेतवा नदी कहां से निकलती है? बेतवा नदी कहां से निकलती है?
दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। वृक्षनुमा, देखिए वृक्षनुमा, जैसे वृक्ष जड़ से निकलती है, फिर जो है अलग अलग तना बनाती है, फिर आगे बढ़ती फिर अलग तना बनाती है, फिर आगे बढ़ती फिर अलग तना बनाती है। तो दक्षिण भारत की नदियों को जब आप मानचित्र पर देखेंगे ना, उसका अवलोकन करेंगे ना, तो आप यह पाएंगे कि दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा आकृति बनाती है। यानी एगो मुख्य नदी होता है, उससे आकर दाहिना भाग से बायां भाग से छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हुई जो है आपको नजर आएगी। तो इसीलिए हम यह बात कहते हैं कि दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा आकृति बनाती है। कैसी आकृति? वृक्षनुमा। तो दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र आए? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र? वृक्षनुमा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? देखिए हिमालय को भौगोलिक तौर पर 4 भाग में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। फिर प्रादेशिक तौर पर 4 भाग में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक है, इस संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कौन ऐसी नदियां हैं जो बृहद हिमालय को काटते हुए आगे बढ़ती है, जो लघु हिमालय को काटते हुए आगे बढ़ती है, जो शिवालिक को काटते हुए आगे बढ़ती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, सतलज नदी। सतलज नदी ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों, जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, सभी को काटते हुए आगे बढ़ती है। तो आंसर याद रखिएगा क्या? सतलज। तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? आगे हगड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हगड़ी तुंगभद्रा की सहायक नदी। हगड़ी किसकी सहायक नदी है? हगड़ी किसकी सहायक नदी है? हगड़ी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। दामोदर किसकी सहायक नदी है? आए हुगली नदी। और जानते हैं गंगा नदी पश्चिम बंगाल में होकर बहती है कि नहीं बहती? और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। गंगा नदी की एक धारा पूरब की ओर बहती है और एक धारा दक्षिण की ओर बहती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की जो धारा दक्षिण की ओर बहती है, वही नदी हुगली नदी कहलाती है। वही नदी हुगली नदी कहलाती है। और हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता नामक शहर बसा हुआ है। कोलकाता नामक शहर हुगली नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तो कोलकाता शहर कौन नदी के तट पर कौन नदी के तट पर? हुगली नदी। इसके बाद आपको गंगा के विषय में बहुत कुछ बताए हैं, लेकिन यहां पर एक बात जानिए, गंगा नदी को 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। और गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन जीव है, वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता। याद रखिएगा ये सब बात। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2000। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2000। किस हाईकोर्ट ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया? उत्तराखंड हाईकोर्ट। किस हाईकोर्ट ने? किस हाईकोर्ट ने? और गंगा और यमुना दोनों को दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस 2 नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। गंगा और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस 2 नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया? गंगा और। भारत का जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव है, भारत का जलीय जीव है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता? 5 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता? क्लियर है?
गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पद्मा। आगे स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी की अगर हम बात करें तो जो स्वर्णरेखा नदी है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इस नदी के तट पर ही जमशेदपुर नामक शहर बसा हुआ है और इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती है और उन सभी नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र स्वर्णरेखा नदी है, जिस वजह से स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की गंगा किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर की गंगा। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? जमशेदपुर शहर कौन नदी के तट पर है? जमशेदपुर शहर कौन नदी के? क्लियर है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? अभी तुरंत न, थोड़ा देर पहले बताएं कि नहीं बताएं? एकदम से बताएं, समझ गए? तो त्रिवेणी नहर में पानी, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? किस नदी से? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। कौन नदी पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। आगे कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है कपिली, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? लिच्छर। लिच्छर। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा? किस नदी किनारे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हाँ सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। हाँ सही है। हिमालय की नदियां कई नदियों को अपने में मिला लेती है, उसी संदर्भ में कहा गया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों के गुण है। हाँ है, सही है। ये भी आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? देखिए, जो पट्टिसीमा परियोजना है यह एक सिंचाई परियोजना है। आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के ऊपर संयुक्त तौर पर पट्टिसीमा सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो जो पट्टिसीमा परियोजना है इसका संबंध है गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। और यह परियोजना एक सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना स्थित है आपको आंध्र प्रदेश राज्य में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पट्टिसीमा परियोजना का संबंध किन नदियों के एकीकरण से है? पट्टिसीमा परियोजना का संबंध किन नदियों के एकीकरण से? कृष्णा और यह कहां है? कहां है? आगे मोरीबंद होगा। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? बंगाल डेल्टा का, बंगाल डेल्टा का। आगे प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाइए। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये, इसको उत्तर से दक्षिण में सजाना है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, गोदावरी। अरे रुकिए ना, देखने दीजिए ना हमको, काहे अकबका रहे हैं? अकबकाना नहीं है। चलिए आइए, ऑप्शन में है आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, यही सब ना नदी है जी। देखिए मानचित्र में ऊपरी भाग कौन दिशा? ऊपरी भाग ये उत्तर है, उत्तर है। निचला भाग, निचला भाग
दाहिना भाग पूरब, दाहिना भाग बायां भाग पश्चिम, बायां भाग पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिए महानदी, महानदी बहती है आपको छत्तीसगढ़ और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ये महानदी है, महानदी है ये, महानदी है ये। इसके बाद गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है। इसके बाद कृष्णा नदी बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। फिर आपको पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी है। फिर आपको कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है, सॉरी कावेरी नदी है, सॉरी 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 कावेरी नदी है, सॉरी कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर इसके नीचे आइएगा तो वेगई नदी मिलेगा। कौन नदी? वेगई नदी, वेगई नदी, वेगई नदी दक्षिणतम नदी है वेगई नदी। तो उत्तर से दक्षिण में सजाना है, तो सबसे उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर वेगई। तो उत्तर से दक्षिण में यही क्रम है। तो आप देख लीजिए कौन ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, क्या होगा? है 4 नंबर होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे आ जाइए। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। गोदावरी, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा, कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। नर्मदा, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। महानदी, महानदी की लंबाई है 815 किलोमीटर। तो इसको घटते क्रम में सजा लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं 815 भी होता है, कोई दिक्कत ना है। घटते क्रम में, तो घटते क्रम में तो सबसे पहले गोदावरी हो जाएगा, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा और फिर महानदी। 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, हाँ या ना? आंसर ए होगा, होगा ना जी? क्लियर है? चलिए मैथ वाले सर आए जी, है? आ गए होंगे, नीचे में आ गए हैं, बुला लीजिए, नीचे में होंगे, आए हैं, इधर है, आ जाएंगे, आ ही गए होंगे। उठना उठना ना है, आप लोग हल्ला करते हैं, ठीक है? हल्ला करते हैं, कल नदी खत्म हो जाएगा और अगला चैप्टर में भी प्रवेश कर जाएंगे। नदी में टाइम दे रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न आता है, ठीक है? और आगे जो है जितना हो गया है उसका आप रिवीजन करते रहे, यही सलाह है मेरा। क्वेश्चन बैंक को करते रहे, क्वेश्चन बैंक को रूम में रख करके उसका अचार नहीं बनाना है, उसको पढ़ना है, प्रयास करना है। परीक्षा से पहले कम से कम 3 बार उसको रीडिंग मार लेना है, कम से कम 3 बार रीडिंग मार लेना है। और टेलीग्राम चैनल पर जो उसका होमवर्क सीरीज चलाया गया है उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार कर लेना है, 2 बार कर लेना है। और क्लास में जितना पढ़ाया गया है उसको कम से कम 1 बार रिवीजन करके परीक्षा में जाना है। आप इतना करके जाइए ना, हर चीज हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके रिजल्ट को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। लेकिन हताली नहीं बजाइए, लेकिन आप लोग इतना कीजिएगा ही नहीं। जो कीजिएगा उनका रिजल्ट 100% होगा, जो नहीं कीजिएगा उनका कोई भरोसा नहीं, समझ गए? और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने भीतर बनाइए कि आपसे हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज है मेहनत। मेहनत के बदौलत ही आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब चीज कर सकते हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं आए हैं मैथ वाले सर, नहीं आए हैं, मास्टर बा पागल है का? और मैथ क्लास में आप लोग हल्ला करते हैं बहुत,
मैथ क्लास में आप लोग हल्ला करते हैं बहुत, हमको पता चला है। ठीक है, पीछे से। अरे स्टाफ सब क्या करता है? कहाँ है? अरे अजीब हाल है वो। बस और हाँ, जो भी लोग बिहार पुलिस का भी क्लास कर रहे हैं, सबको हम बता देना चाहते हैं कि कल जो है, कल हिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ था। कल हिस्ट्री का क्लास हुआ था? नहीं हुआ था। कल हिस्ट्री का क्लास डिस्टर्ब हो गया था, कल हिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ था। ठीक है, इससे आगे जो है आप लोग बैठे रहिए, आपका